छोटा सा चैप्टर है और स्पेसिफिकली दो जगह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर में से। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 5, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वही दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे और उन्हीं पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 30-40 मिनट्स की वीडियो जाने वाली है, या हो सकता है उससे भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मूला लिखे दे रहा हूं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक मोमेंट इलेक्ट्रॉन का जे दिया हुआ है, आपको एंगुलर मोमेंटम बताना है। पहले तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट को आपने स्मॉल m से पढ़ा होगा, उसका फॉर्मूला होता है आपके पास E इंटू एल डिवाइडेड बाई 2 इंटू एम इंटू ई। ठीक है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एल एंगुलर मोमेंटम और 2 तो कांस्टेंट, और एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है। इन्होंने क्या बोला, मैग्नेटिक मोमेंट को जे से रिप्रेजेंट करो तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा वो बताइए। तो J इज इक्वल टू ई एल बाई 2 me। हमने बस नोटेशन ही तो बदला है और कुछ नहीं बदला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं फटाफट। देखिए बेटा, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ग्राउंड स्टेट में, उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा। पिछले वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो m इज इक्वल टू ई एल अपॉन 2me। अब देखो बेटा, L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम बोर ने जो बताया था, जिसको हम बोर ने बताया था कि पोस्टुलेट से हमने पढ़ा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन हमेशा स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh/2π के इक्वल होता है। तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम यहां जो आ जाएगा दैट इज E इंटू nh/2π, और 2me पहले से चला आ रहा है। क्या बताया है, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट का मतलब होता है ऑर्बिट नंबर 1 में रिवॉल्व कर रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 पुट कीजिए, यहां पे आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ जाएगा EH अपॉन 4πm इंटू ई, और इसी फॉर्मूले को बोर मैग्नेटॉन के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। बोर मैग्नेटॉन इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग इन ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट आई है और उसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैपिटल M है, आपको लेंथ बतानी है। देखिए, सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादातर स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और स्मॉल m का फॉर्मूला होता है I इंटू ए। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का ये वाला फॉर्मूला है, ये हमेशा किसी भी क्लोज लूप में अप्लाई होगा, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, किसी भी हो। m इज इक्वल टू आई ए हमेशा क्लोज लूप में ही अप्लाई होगा, 2 डायमेंशनल लूप। ठीक है, लूप वैसे भी 2 डायमेंशनल होता है। यहां पे क्या बताया है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपके पास I इंटू ए है, कैपिटल M से डिनोट करना है हमें। आपको लेंथ बतानी है। तो देखिए इधर एक वायर था, उस वायर की लेंथ थी L, उससे आपने सर्कल बनाया। तो अगर आपने इस लेंथ के वायर से सर्कल बनाया है तो इसका मतलब इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है क्या वो L के इक्वल रहेगा, हाँ या ना। ठीक है बच्चा, तो आपके पास L इज इक्वल टू क्या आ गया, 2πr, R इज इक्वल टू L अपॉन 2π। ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब अगर मैं एक सर्कल का यहां से एरिया की वैल्यू लिखूं तो क्या पाई आर स्क्वायर हो जाती है। तो m इज इक्वल टू आई इंटू पाई, और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो एल स्क्वायर अपॉन 2π, सॉरी 2π का स्क्वायर हो जाएगा, सो इट विल बी 4π स्क्वायर। कैंसिल किया तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू आई एल स्क्वायर बाई 4π। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। नया मैग्नेटिक मोमेंट ये हो जाएगा। अगर आपने एक वायर को सर्कल में कन्वर्ट किया तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना ही होगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप लेंथ को सर्कमफ्रेंस से इक्वल कीजिए, वहां से आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आई इंटू ए लिखेंगे, तो ए में पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू वो वाली डाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं बच्चा। नेक्स्ट वन, 2 वायर्स, 2 वायर्स हैं जिनकी लेंथ सेम है, और एक को स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, दूसरे को सर्कल में कन्वर्ट किया है। आप देखो क्वेश्चंस आप सिर्फ सॉल्व मत किया करो बेटा, क्वेश्चंस के बाद सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फाइनल वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू को भी आप याद करने की कोशिश किया करो, ताकि वो उस वैल्यू की जरूरत आपको बार बार पड़ती रहेगी। तो देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट आपको एक वायर जिससे आपने एक बार तो स्क्वायर बनाया है, और उसी वायर मतलब सेम वायर दूसरा वाला जो था उससे आपने एक बार सर्कल बनाया है, सर्कल बनाए तो स्क्वायर बना दिया। चलिए, तो यहां से वायर की लेंथ क्या थी L, L से आपने स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाया, इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर की साइड यहां पे बोली है स्मॉल a, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4a। तो जो लेंथ है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगी, और यहां लेंथ इक्वल होगी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई। तो R इज इक्वल टू आपने लिख लिया क्या, L बाई 2π,
ठीक है। और यहां आपने a इज इक्वल टू लिख लिया L/4। ये क्यों किया है हमने, एक मिनट में समझते हैं, ठीक है। अब देखिए मैग्नेटिक मोमेंट आपने स्क्वायर के लिए लिखा, स्क्वायर के लिए S लगा देता हूं, फॉर्मूला हो गया I इंटू ए, और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड स्क्वायर होता है, तो साइड आपके पास L/4 है, तो ये L/L² 16 हो गया। यहां पे आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सर्कल के लिए निकाले, MC लिख दिया इसको, इज इक्वल टू I इंटू पाई आर स्क्वायर। I इंटू ए होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, ऊपर से आर की वैल्यू उठा के डालिए, तो I इंटू पाई इंटू L/4 पाई स्क्वायर, स्क्वायर से पाई कैंसिल, ठीक है। अब आपको रेशियो लेना है, रेशियो आपको ये नहीं बताया गया कि किस किस का लेना है रेशियो, तो हमने क्या किया बेटा, यहां से हम रेशियो ले लेते हैं सर्कल अपॉन स्क्वायर का। चलिए, तो आपके पास सर्कल की वैल्यू क्या आ गई, I इंटू L/4 पाई डिवाइडेड बाई I इंटू L/2 16, जो भी आपका रेशियो है वो आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक वायर है जिसकी लेंथ L है, उसको सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M है। चलिए भाई, एक वायर जिसका रेडियस स्मॉल r है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आपके पास आ जाता है पाई आर स्क्वायर, I इंटू ए पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको नंबर 1 नाम दे दीजिए। अब क्या हुआ, दूसरे केस में हमने क्या किया, उसी वायर के हमने अब इसी जो लेंथ, इस वायर को हमने सर्कल में कन्वर्ट किया था, तो अब इसी वायर को जिस सर्कल में कन्वर्ट किया उसमें 2 टर्न लगा दिए। ये बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल फिक्स है कि आपने इतना लंबा वायर लिया, एक सर्कल बनाओगे तो उसका रेडियस ज्यादा आएगा, 2 सर्कल उसी वायर से बनाओगे तो नंबर ऑफ टर्न्स तो 2 हो जाएंगे, लेकिन सर्कल छोटा हो जाएगा, मतलब रेडियस कम हो जाएगा। तो सेकंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहां पे n डैश की वैल्यू बेटा 2n हो जाएगी, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 2 हो गए, और रेडियस लेकिन इस केस में उतना ही घट जाएगा, रेडियस हाफ हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज, मुझे ऊपर वाले फॉर्मूले में n और लगाना है। चलिए, अब नया मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, n डैश, नया मैग्नेटिक मोमेंट विल बी n डैश इंटू I इंटू पाई आर डैश का स्क्वायर। चलिए, n डैश की वैल्यू 2n हो गई इंटू I इंटू पाई आर डैश की वैल्यू r/2 हो गई, तो ये r²/4 हो गया। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो n इंटू I इंटू पाई आर स्क्वायर, देखो m की वैल्यू है, तो m डैश इज इक्वल टू m/2 आ गया, ठीक है। बच्चे नंबर ऑफ टर्न्स 2 देख के इसको फटाक से 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कर देते हैं, नहीं बेटा, रेडियस भी तो हाफ होता है, इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट हाफ रिड्यूस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है, बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर एमर्ज आउट होती हैं, और साउथ पोल में, सॉरी ये साउथ पोल है, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर एंटर होती हैं। हम सीबीएसई नोटेशन के अकॉर्डिंग बार मैग्नेट की लेंथ 2L कंसीडर करते हैं, और ये जो पोल्स हैं, इन पोल की जो स्ट्रेंथ है उसको हम पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। पोल स्ट्रेंथ ये बताता है कि ये पोल्स कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला आता है, इसको QM से डिनोट किया जाता है, या कई जगह स्मॉल m से भी डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है I इंटू ए। अच्छा, बार मैग्नेट का जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आता है, मैग्नेटिक मोमेंट वो होता है इसके पोल स्ट्रेंथ QM या स्मॉल m से लिखो, इनटू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट दैट इज 2L। तो ये बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है, पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ये, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, एक आयरन रॉड है, लेंथ L है, मैग्नेटिक मोमेंट M है, उसको बेंड कर दिया सेमी सर्कल में। अब देखिए इधर, अब मैं आपको तो अलग अलग पढ़ा रहा हूं, पहले मैंने आपको सर्कल वाले क्वेश्चंस करवाए जिसमें मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था, फॉर्मूला M इंटू I इंटू ए लगा दिया। अब यहां बार मैग्नेट के क्वेश्चन आ गए, तो अलग अलग पढ़ा हुआ हूं, आपको बेटर समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आप जाके सॉल्व करोगे तो आप क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है इसमें। फॉर्मूला इसमें M इज इक्वल टू QM इंटू 2L लगाना है, या M इज इक्वल टू I इंटू ए लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम नहीं, बहुत क्लियर चीज है। वो क्लियर चीज ये है कि जब भी क्लोज लूप की बात की जाएगी, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्लोज लूप की बात की जाएगी, फॉर्मूला ये लगेगा। और जब भी किसी रॉड की बात की जाएगी और उसको आपने किसी फॉर्म में चेंज किया है और कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट स्क्वायर या कंप्लीट रेक्टेंगल नहीं बनाया है, सेमी सर्कल बना दिया है या कुछ और शेप दे दी है, तो वहां हम मैग्नेटिक मोमेंट का ये वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पास बार मैग्नेट थी, उसकी लेंथ L थी, तो मैग्नेटिक मोमेंट, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चल रहा हूं, क्या फॉर्मूला आ गया, QM तो उसका पोल स्ट्रेंथ होगा, और लेंथ हमने 2L ली है, बट यहां लेंथ क्या दी है, L दी है, इसको 1 नाम दे दीजिए। और इसको आप कन्वर्ट कर दिया सेमी सर्कल में। आपने एक रॉड को बेटा किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने सेमी सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब सेमी सर्कल का मान लीजिए ये वाला पोल नॉर्थ, ये वाला पोल साउथ, तो आपको पोल्स के बीच का डिस्टेंस लेना होता है।
L जो है उसके पोल्स के बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ L है। क्या ये लेंथ L इस सर्कमफ्रेंस की लेंथ के इक्वल है? और सर्कमफ्रेंस की लेंथ होती, सॉरी, सेमी सर्कल की लेंथ होती है क्या? पाई इंटू आर। सर्कल की कंप्लीट लेंथ 2πr, जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ये पाई इंटू आर। तो आपके पास R इज इक्वल टू क्या आ गया? L अपॉन पाई। ठीक है, ये R जो है वो यहां से यहां तक का रेडियस हो गया। आपको क्या लेना है? नॉर्थ और साउथ पोल का कंप्लीट डिस्टेंस। क्या वो कंप्लीट डिस्टेंस 2r हो जाएगा? ठीक है, तो आपके पास यहां पे जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा दैट इज m डैश इज इक्वल टू qm को एज इट इज लिखिए, और आपके पास लेंथ की वैल्यू क्या आ गई? 2r। तो qm इंटू 2r, r कितना है बेटा? l अपॉन पाई, सो इट विल बी 2l अपॉन पाई, ये सेकेंड वैल्यू आ गई। qm इंटू l आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट है, तो m डैश इज इक्वल टू m, 2 एक्स्ट्रा है और पाई नीचे है, तो देखिए 2m बाई पाई, हाँ है आपके पास रिलेशन। देख लीजिएगा एक बार, आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद आपने सेमी सर्कल में चेंज किया, तो L को उस सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल रख दिया, वहां से R की वैल्यू निकाल दी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस डायमीटर के इक्वल होगा, जिसको 2r लिखा, आपके पास आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, एक बार मैग्नेट है, उसको कट कर दिया along its length in 2 equal parts। आपको चेंज इन मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। चलिए भाई, बार मैग्नेट मतलब ये रही, तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट होता है qm इंटू लेंथ, हम l मान लेते हैं, लेंथ हो गई l। चलिए नंबर 1, अब हमने क्या किया बेटा? इसको कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, तो लेंथ तो सेम रही, बट क्या इसका एरिया हाफ हो गया? नए जो पीस आएंगे उनका एरिया हाफ हो गया। अगर एरिया हाफ हो गया तो उस कंडीशन में जो पोल स्ट्रेंथ है उसका फॉर्मूला I इंटू ए होता है। तो न्यू जो पोल स्ट्रेंथ आई, जिसको हमने QM डैश लिखा, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू ए बाई 2। तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा M डैश विल बी इक्वल टू QM, अच्छा I इंटू ए QM है, तो QM डैश इज इक्वल टू QM बाई 2, so it will be qm dash into L, so it is qml by 2 and qm into L मैग्नेटिक मोमेंट पुराना वाला है, तो m by 2 आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? लेंथ हाफ नहीं हुई तो क्या हुआ? लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो हाफ हो गया। चलिए नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक डाइपोल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 2m into L है, क्लोज सरफेस में रख दिया, फ्लक्स आपको बताना है। देखिए भाई, आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसमें एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2ml है। ठीक है, आपको बताना है कि फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए, फ्लक्स का फॉर्मूला जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था वही यहां पे भी है। क्या? चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला था बाय गॉसेस लॉ। यहां पे क्या है? पोल स्ट्रेंथ इनसाइड। यहां चार्ज की बजाय क्या आ जाता है? पोल स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह यहां आ गया क्या बेटा? म्यू। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, म्यू नॉट आ गया। अब देखिए इधर, फाई इज इक्वल टू QM। अब देखिए, नॉर्थ के लिए हमने जो QM लिया वो प्लस का QM ले लिया और साउथ के लिए माइनस QM ले लिया। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो QM माइनस QM इट विल बी डिवाइडेड बाई म्यू नॉट, तो ये आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0। मतलब कि नेट पोल स्ट्रेंथ अगर 0 है तो उसके अंदर जो फ्लक्स है वो भी 0 हो जाएगा। ये एक तरीका है समझने का इसको। दूसरा तरीका समझिए, देखो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, मैंने कहा 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, ठीक है। साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर होती हैं, अंदर जाती हैं, और 4 फील्ड लाइंस अंदर एंटर हो रही हैं। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अंदर एंटर हो रही हैं तो नेट फील्ड उस फ्लक्स के, उस सरफेस के थ्रू 0 हो जाएगी, तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। दोनों तरीके आप जिससे भी बेहतर समझ पाए। नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक नीडल है, इसकी लेंथ 2L है, मैग्नेटिक मोमेंट हमें दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ m यूनिट्स है। वापस से पढ़ता हूं, एक मैग्नेटिक नीडल है, इसकी लेंथ 2L है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट m है और पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m है। 2 पीसेस में डिवाइड हो गया एट द मिड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस। देखिए बेटा, आपके पास एक नीडल है, सॉरी नीडल तो है लेकिन हमने पेन सेलेक्ट नहीं किया। चलिए भाई, आपके पास एक मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल में कुछ इस तरह से नॉर्थ और साउथ बनाए जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये पूरी लेंथ जो है वो आपके पास 2L है। ये जो है ये बीच में से डिवाइड हो गई, बीच में से डिवाइड हो गई तो लेंथ हाफ हो गई इसकी,
ठीक है। लेंथ अगर हाफ हो गई तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ के हाफ होने से किस चीज पे इफेक्ट पड़ेगा? लेंथ के हाफ होने से इफेक्ट पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट पे, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट है वो हाफ हो जाएगा। लेंथ हाफ तो मैग्नेटिक मोमेंट हाफ। लेकिन पोल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला है जिसको हम QM से लिखते हैं, इन्होंने स्मॉल m से लिखा है, उसका फॉर्मूला I × A है। पोल स्ट्रेंथ पे तब फर्क पड़ता है जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आधा या चेंज कर देते हैं तब। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, तो यहां पे पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आपके पास पोल स्ट्रेंथ m ही रहेगी, मैग्नेटिक मोमेंट हाफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। 3 आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, ठीक है। मैग्नेट्स हैं, उनको अब देखो, कोई भी एक बार मैग्नेट होती है या डाइपोल होता है, वो हमेशा रोटेट करता रहता है। डाइपोल मोमेंट ही ये बताता है कि वो कितनी टॉर्क जो उस पर लग रही है, कितना वो रोटेट हो रहा है। किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट यही बताता है कि उस पर कितनी ज्यादा टॉर्क लग रही है, और टॉर्क का सीधा संबंध होता है रोटेशन से। तो ये हमेशा रोटेट होते रहते हैं। 3 बार मैग्नेट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक ही जगह रखे हुए हैं। इस सिस्टम को रेस्ट पे हम ले आए, रोक दिया हमने। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक ये सिस्टम जो है इसका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जहां क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं वहां पोल कौन से आएंगे। वापस से सुनिएगा, आपको 2 पोल शो किए नॉर्थ साउथ, ठीक है। बेसिक सी बात यह है कि ये भी 2 डाइपोल्स हैं। इन दोनों डाइपोल्स के आपको पोल्स आइडेंटिफाई करने हैं जिससे कि ये सिस्टम जो है उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाए। कैसे 0 हो सकता है भाई, क्या तरीका है 0 करने का? तो देखिए इधर आपके पास नॉर्थ और साउथ यहां आ गया, ये नॉर्थ और साउथ है। अगर इन दोनों की वजह से कुछ ऐसा हो जाए कि यहां पे साउथ बन जाए, यहां नॉर्थ बन जाए, तो ये वाला डाइपोल मोमेंट इस वाले डाइपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, जिससे कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई लल्लू लाल? चलो, क्या क्लियर होगी बात? ठीक है। तो देखिए इधर हमने क्या किया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों के पोल्स कुछ ऐसे डिसाइड करने हैं कि ऊपर साउथ है, नीचे नॉर्थ है। तो देखिए अगर मैं यहां नॉर्थ ले लेता हूं, डार्क पेन ले लेता हूं, 1 मिनट, तो नॉर्थ तो बाद में लूंगा, पहले डार्क पेन। ये नॉर्थ, ये साउथ ले लिया। सिमिलरली ये नॉर्थ ले लिया, ये साउथ ले लिया। चलो अच्छी बात है। ये नॉर्थ से साउथ इधर बना, ये नॉर्थ से साउथ इधर बना, ठीक है। अब ये जो 2 हैं, ये वाले 2 डाइपोल्स, अब हम इनका नेट डाइपोल मोमेंट ले लेते हैं। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमें मालूम है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां फॉर्मूला क्या लग जाएगा? P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120 अंडर रूट, ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, ठीक है। और अगर डाइपोल्स सेम हो जैसे कि यहां पे है तो फॉर्मूला 2P cos θ/2, ये फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। ब्लू मैं हटा देता हूं क्योंकि एक बच्चा बता रहा था कि विजिबल नहीं है शायद। चलो अब देखो यहां पे दोनों डाइपोल मोमेंट्स के बीच में एंगल कितना है? 120 डिग्री का। तो 2P cos 120/2 कैंसिल किया, 60 आ जाएगा। 2P cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2P इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? P। इसका मतलब इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो इन दोनों के बीच में बनेगा और इधर बनेगा। और इस बार क्योंकि साउथ इधर है तो साउथ इधर रहेगा, नॉर्थ इधर रहेगा, और इसकी वजह से अब पहले से नॉर्थ जहां था वहां पे एक नया पोल बन गया है, वो है साउथ। तो ये साउथ पुराने वाले नॉर्थ को कैंसिल करेगा, ये नॉर्थ पुराने वाले साउथ को कैंसिल करेगा, और नेट डाइपोल मोमेंट यहां 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर नहीं अच्छा क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया कि वो ओरिएंटेशन बताइए जहां पे टॉर्क मैक्सिमम हो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। 3 आपके पास लोकेशन दी है। पहले तो आप टॉर्क और पोटेंशियल का एनर्जी का फॉर्मूला जान लीजिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है mb sin थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -mb cos थीटा। अब देखो साइन की वैल्यू मैक्सिमम वहां होती है जहां पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू mb sin 90। तो आप देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसका मैग्नेटिक मोमेंट 90 डिग्री बना रहा है, दैट इज दिस। तो यहां पे टाउ क्या हो गया? मैक्स। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उस वाली चीज के पास मैक्सिमम रहती है जो एंगल 0 से बीच में 0 से लेकर 90 के बीच में एंगल बना रहा हो। जहां पे एंगल जो मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल 0 से लेकर 90 तक बना रहा हो, वहां पे मैग्नेटिक मोमेंट, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। 90 से इधर जब आएंगे तो ये कम होने लग जाएगी, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो देखिए ये वाला जो डाइपोल है यहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। एक रॉड है, ये वाली रॉड, आपसे बोला गया है कि ये अपने आप को अलाइन कर लेती है 2 पोल्स के बीच में परपेंडिकुलरली। ऐसे एक पोल यहां, एक पोल यहां, तो ये ऐसे अलाइन हो जाती है,
ठीक है, अपने आप। तो आपको क्या बताना है, एवरी एटम इन द रॉड हैज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट। सीधी सी बात है, क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये स्टेबल कैसे हो गई? स्टेबल तो कोई चीज तब होती है जब उस पर टॉर्क लगना बंद हो जाता है, अदरवाइज ये रॉड रोटेट करती हमेशा, एक मैग्नेटिक नीडल हमेशा रोटेट करती है, तो वो रोटेट इस वजह से करती है क्योंकि उसके पास उस पर कुछ टॉर्क लग रहा होता है, और टॉर्क किसी भी चीज पे मैग्नेटिक मोमेंट की वजह से लगता है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब है ये पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो चुका है। दूसरा क्या बोला, रॉड को अगर आप पोल के पास लेके आए तो ये अट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, और पोल ये अट्रैक्ट हो जाएगी। देखिए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर ये अपने आप को एडजस्ट कर रही है परपेंडिकुलरली, दैट मींस इट इज रिपेलिंग द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रही होती तो ये परपेंडिकुलर एडजस्ट करने के बजाय कुछ ऐसे हो जाती। मान लीजिए एक पोल यहां, एक पोल यहां, कोई भी चीज है जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो रही है, तो वो क्या करेगी, वो कोशिश करेगी कि उसके जो एंड्स हैं वो मैग्नेट के पोल्स के पास आ जाएं। अगर मैग्नेट के पोल्स के पास नहीं आ रहे, दैट मींस इट इज रिपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, अट्रैक्ट नहीं करते, तो ये रॉड जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगी, ठीक है। चलिए, द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज स्लाइटली लेस देन 1 है, सॉरी अधूरा रह गया। हाँ बच्चा, मैं वापस से बोल रहा हूं, क्योंकि रॉड ने अपने आप को परपेंडिकुलरली अलाइन किया है, ये पोल्स के नजदीक नहीं जाना चाह रही है, इसका मतलब ये एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की परमेबिलिटी 1 से कम ही होती है, तो सही है सेकंड आर भी। द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में ऐसा नहीं होता। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो उसकी ससेप्टेबिलिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर रहते हैं, तो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पी और आर सही है, और पी और आर मुझे ये दिखाई दे रहा है, यही सही आंसर है। नेक्स्ट वन, मैग्नेटिक मटेरियल्स, भैया दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आएगा यहां से। करते हैं स्टार्ट। चलिए, आपको स्पेसिमन आइडेंटिफाई करनी है। 3 मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, और सॉरी मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस गलत कर दिया जिससे आपको समझ में आ पाए। चलिए देखिए, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ये अट्रैक्ट करते हैं, बट ये अट्रैक्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा, और ये अट्रैक्ट करते हैं ज्यादा। चलिए देखिए, अब देखो यहां पे ये रिपेल करने की निशानी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड आई और बार मैग्नेट के अंदर से नहीं गई, इसका मतलब इसने रिपेल किया है, तो ये वाला जो सब्सटेंस है ये आपके पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, ये वाला सब्सटेंस आपके पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया, क्योंकि सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट ही नहीं अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। नेक्स्ट वन, आपको वापस से आइडेंटिफाई करना है, बट बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास हो रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से पास होने की कोशिश कर रही है, बस हो नहीं पा रही, तो इस केस में यहां पे अंदर से पास हो रही है, ये कंप्लीटली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है आपके पास, तो ये वाला दिस इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, 2 ब्लॉक दिए हैं आपको, अगेन वही फर्स्ट वाला आ गया, फेरोमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, और आपको ये बताना होता है कि कौन सा सब्सटेंस, उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या है और परमेबिलिटी क्या है। याद रखो, जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसकी ससेप्टेबिलिटी +1 से ज्यादा होती है, पॉजिटिव होती है, 1 के आसपास होती है, ठीक है, और उसकी परमेबिलिटी भी ज्यादा पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर मैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करूं, दोनों ही जो आपकी परमेबिलिटी है वो लेस देन 0 होगी, 0 से कम होगी, और ससेप्टेबिलिटी भी नेगेटिव होगी। तो देखिए, ढूंढ लीजिए यहां से, यहां पे ग्रेटर देन 1 दिखाई दे रहा है, हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, एक ये हो गया, ठीक है, लेकिन यहां x = 0 है, x का मतलब परमेबिलिटी 0 है, परमेबिलिटी सॉरी ससेप्टेबिलिटी 0 नहीं हो सकती फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो देखिए, परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है और ससेप्टेबिलिटी भी ग्रेटर देन 1 है। सेकंड में देखिए, सॉरी लेस देन 1 है, एक मिनट ये गलत हो गया, ये वाला है आपके पास, सॉरी मैंने गलत चॉइस कर ली, ये वाला है जिसमें परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है, ससेप्टेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, और नेक्स्ट सेकंड वाले के लिए परमेबिलिटी लेस देन 0 है और x लेस देन परमेबिलिटी लेस देन 1 है और x लेस देन 0 है, तो ये सही आंसर है।
नेक्स्ट वन, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैन एग्जिबिट मैग्नेटिज्म। हाँ बिल्कुल, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिज्म शो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रीजन क्या है? डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नहीं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक मोमेंट तब अस्तित्व में आता है जब उसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उससे पहले उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हुआ करता है। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। magnetic field on a ferromagnetic substance increased, its permeability is decreased, is unaffected, increased, may be decreased। हाँ जी, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की जो परमिएबिलिटी है वो बढ़ती है या घटती है अगर उसकी जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसको बढ़ा दिया जाए। तो हमेशा याद रखिए परमिएबिलिटी डिक्रीज हो जाया करती है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो। ठीक है बच्चा, तो यहां अपन एंड करते हैं इस लेक्चर को। बहुत कम क्वेश्चंस थे इस वाले चैप्टर में, बट इतने ही क्वेश्चंस रिक्वायर्ड हैं। अब आप ऐसा मत करो कि 18 क्वेश्चन मिले तो आप और ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। दिमाग तो आपके कुछ ऐसे हैं कि 40 क्वेश्चन करा दो तो आप ऐसी वीडियो ढूंढते हो या ऐसे कोई आपके कंटेंट ढूंढते हो जहां 20 क्वेश्चन में काम हो जाए, और जहां 20 क्वेश्चन करा दो तो आपको ऐसा लगता है ज्यादा मिलने चाहिए। जिस चैप्टर के लिए जितने क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं वो उतने ही कराऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कराने की जरूरत है। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।